हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और पिछली कक्षाएं आप देख रहे होंगे। और आज हम लोग संपूर्ण हिंदी की क्लास लेके आए हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें उच्चारण के बारे में दिया हुआ है हमारे सिलेबस में। उच्चारण के बारे में दिया है। तो स्वर व व्यंजन का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, देखेंगे हम लोग। कंठ का आप देखिए, कंठ का स्वर में और अ से तथा क ख ग घ का कंठ से उच्चारण होता है। तालव्य या तालु से ई और च छ ज झ य स का तालव्य से या तालु से उच्चारण होगा। मूर्धा से री ट ठ ड ढ र और स षटकोण स का उच्चारण मूर्धा से होता है। दंत से या दांत से किसका उच्चारण होता है? त थ द ध ल स। इतने का उच्चारण जो व्यंजन में है, इनका उच्चारण दंत से होता है। ओष्ठ से किनका उच्चारण होता है? ओष्ठ से उच्चारण उ प फ ब भ और म का उच्चारण ओष्ठ से होता है। अनुनासिक का देखिए, अनुनासिक या नासिका से नाक से किसका उच्चारण होता है? अंग ड अ या ड़ न और म का उच्चारण जो व्यंजन है, इनका उच्चारण नासिक से होता है। कंठ या तालव्य दोनों से जिसका उच्चारण हो, वो ए और ए दोनों हैं। एक छोटा एक बड़ा ए, ये दोनों का कंठ और तालु से होता है। कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ से जिसका उच्चारण होता है, 8वां नंबर पे है। ओ और ओ औ का जो स्वर हैं, तो कौन कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है? कंठ से अ और अ का होता है। तालु से ई और ई का। मूर्धा का री से दंत से कोई नहीं है। ओष्ठ से उ और बड़ाऊ का। नासिक या नाक से अंग का। कंठ और तालु का ए और ओ। ए से कंठ और ओष्ठ से ओ और औ का। और व्यंजन में क ख ग का कंठ से होता है। कंठ से च छ ज झ स का तालु से। ट ठ ड ढ र और स का मूर्धा से। आप अपनी आवाज़ से भी उसको पता लगा सकते हैं कि यह कहाँ से उच्चारण हो रहा है। दांत से आप त थ द ध ल स का और ओष्ठ का प फ ब भ म से, तथा नासिक से अड़ंग या र न म से करते हैं। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन एक विकल्प में व एक आप अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय तीनों में आप मतलब 2 नंबर और 4 नंबर, कम से कम इसी से 4 नंबर आपका पूछेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा या इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगली बात करते हैं। हिंदी की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी लिपि सबसे पुरानी लिपि है। वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं। वर्णमाला के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, पूछेगा। दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण श्वास वायु अबाध गति से आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जिसमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती और अबाध गति से मतलब साफ साफ आती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर अ आ ई बड़ी ई ऊ री ए ओ अंग और अ, यह स्वर होते हैं। व्यंजन के बारे में बात करते हैं। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहा जाता है। जिनका उच्चारण करने में, जैसे क, तो क प्लस अ आ रहा है ना, ख में अ आ रहा है, ख और अ, तो हम कह सकते हैं कि जिन
वर्णों को उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ड। देख सकते हैं आप, याद कर लीजिएगा। व्यंजन की परिभाषा पूछ सकता है आपसे। 1 नंबर यहाँ से भी संभव है, स्वर और व्यंजन से 1 नंबर जरूर पूछेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग अपने लिए। अब हम लोग देखते हैं विलोम व समानार्थी शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है, विलोम शब्द का मतलब है उल्टा, सीधे उल्टा उसका होगा। जैसे आकाश का उल्टा पाताल, हार का जीत, विलोम शब्द होगा। हार का क्या होगा? हार का विलोम शब्द जीत। आय का व्यय, आज़ादी का गुलामी। आप कोई एक सीरीज पढ़ रहे होंगे राजन या पवन की, उसमें जितने वर्ड दिए हैं विलोम शब्द के, आप बस वही पढ़ लेंगे तो 1 नंबर यहाँ से मिल जाना है आपको। या इसकी परिभाषा उदाहरण सहित पूछता है, 1 नंबर फिक्स है आपका यहाँ से। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द का मतलब सीधे पर्यायवाची शब्द से है। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द जिनका दोनों का अर्थ समान हो। जैसे सूर्य, सूर्य को हम भास्कर भी कह सकते हैं, दिनकर, दिवाकर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, अश्व, अश्व का घोड़ा, आँख, नयन, चक्षु, लोचन, सब आँख के समानार्थी शब्द हैं। आप जो भी सीरीज लिए होंगे उसमें से अपना समानार्थी शब्द देख लीजिएगा, वहीं से आपको एक समानार्थी शब्द आपका हो जाएगा। तुकांत शब्द पे आते हैं। तुकांत शब्द का मतलब होता है कि अंतिम वर्ण एक समान हो। जैसे गांव में लोग बोलते हैं कि लोटा ओटा, मतलब ओटा और लोटा का लास्ट अक्षर टा। जैसे लोटा ओटा, तो ट अंतिम वर्ण जो है समान है, तो तुकांत शब्द उसे कहते हैं जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं। जैसे बात, रात, रहन, सहन, लास्ट के शब्द समान है, वर्ण समान है, तो उसे तुकांत कहेंगे। आइए विराम चिन्ह के बारे में, कम से कम यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर फिक्स है। एक तो पूछ देगा आपको विकल्प में, और एक लघुत्तरी में तो आना ही आना है। तो देखते हैं हम लोग। अल्प विराम, अल्प विराम देखिए, अल्प विराम का चिन्ह क्या है? अल्प विराम का चिन्ह होता है कामा। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है कि राम कामा श्याम कामा राधा और सीता विद्यालय से घर चले गए, ये अल्प विराम है। अर्ध विराम के बारे में देखिए, डबल अर्ध विराम में होता है जो चाहो सो करो, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का मतलब खड़ी पाई, जैसे लिखते हैं के बाद खड़ी पाई, राम पढ़ता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, कोई प्रश्न हो, क्या कर रहे हो या कैसे हो, तो प्रश्न चिन्ह आता है। चिन्ह ऐसे बनता है, प्रश्न चिन्ह तुम्हारा नाम क्या है, एक परिभाषा, प्रश्न चिन्ह किसे कहते हैं तथा उसका एक उदाहरण आपसे पूछ सकता है। कोई एक उदाहरण इसमें से आ जाएगा। विस्मयबोधक, विस्मयबोधक चिन्ह मतलब कोई भय, डर या ऐसे कुछ शब्द आते हैं, जैसे अरे हो या हे भगवान रक्षा करो, तो हे भगवान के बाद देखिए विस्मयबोधक चिन्ह लगा है, एक उदाहरण पूछ सकता है आपसे। आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6वां अवतरण चिन्ह होता है।
अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह देखिए कामा या कोई कोई जैसे किसी का कथन हो उसको हम अवतरण चिन्ह कामे के बीच, दोनों कामों के बीच में रखते हैं। या जैसे देखिए भारतीय धर्म ग्रंथों में रामायण का विशेष महत्व है, तो रामायण क्या है? रामायण एक विशेष पुस्तक है। बुद्ध जी ने कहा जीव हत्या पाप है। देखिए उनका कोटेशन हुक टू हुक कोटेशन अगर लिखा जाएगा तो हम लोग डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। तो इसको विराम चिन्ह को आप ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका, दो क्वेश्चन, लगभग दो क्वेश्चन तो यहाँ से आपको बनना ही बनना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। आइए लेखन के अभ्यास पे बात करते हैं। लेखन के अभ्यास में सुलेख एक परिभाषा जरूर पूछता है सुलेख से, देख लीजिएगा आप लोग। सुलेख अनुलेख, सुलेख देखिए कहाँ चला गया भाई। चलिए अगला देख लेते हैं। सुलेख हम बता देते हैं आप लोग को। सुलेख जो सुंदर लेखन को ही सुलेख कहा जाता है। सुलेख सुंदर लेखन को ही सुलेख कहते हैं। अनुलेख किसे कहते हैं? अनुलेख का तात्पर्य है कि उस लेख से जिसके छात्र किसी नमूने को देखकर लिखता है या जिसे देखकर लिखा जाता है। हस्तलेख सुधार में अनुलेख का विशेष महत्व है। एक परिभाषा आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। श्रुतलेख किसे कहते हैं? सुनकर लिखना। श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। सुनकर लिखना, सुनकर लिखे हुए लेख को श्रुतलेख कहते हैं। अध्यापक या छात्र बोलता है और अन्य उसे लिखते हैं। मूल्यांकन, लेखन के साथ साथ गति, विराम चिन्ह, शब्द का ध्यान तुरंत ही देना। जैसे कोई बच्चा अगर कोई गलती कर रहा हो सुंदर, तो मूल्यांकन तुरंत करना चाहिए कि वो शिरोरेखा कैसे कर रहा है, या उसकी दो शब्दों के बीच की दूरी कितनी है, या उसकी मात्रा कौन सी गलत हो रही है। इसका ध्यान तुरंत हमको देना है। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। लिखने की शिक्षण विधियाँ में पूछ सकता है आपसे। लिखने की शिक्षण विधियाँ, लिखने की शिक्षण विधियाँ में हम रेखा विधि, मॉन्टेसरी विधि, अनुकरण विधि, पेस्टोलॉजी विधि, मनोवैज्ञानिक विधि पूछता है, कभी कभी पूछ देता है। एक नंबर लगभग मान लीजिए एक क्वेश्चन इससे आएगा। चलिए धन्यवाद। एक चैप्टर हम लोग लेके आ रहे हैं प्रश्नोत्तरी का, हिंदी के प्रश्नोत्तरी का। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। चलिए धन्यवाद।